उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मछुआरे का भेष बनाकर किनारे पर उतरकर गुप्त मिशन पूरा करने की उसकी योजना इतनी जल्दी नाकाम हो जाएगी। समुद्र तट के पास पहुंचने से पहले ही गश्त कर रही जर्मन सेना ने उनकी मौजूदगी पकड़ ली। नकली मछली पकड़ने वाली नाव डुबो दी गई और उसके कई साथी पानी में गिरकर लापता हो गए। जिंदा हैं या मर चुके किसी को पता नहीं। मॉस ने जान की बाजी लगाकर एक घायल साथी को सहारा दिया और तेजी से रेंगते हुए किनारे तक पहुंच गया। दोनों एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर देख रहे थे कि उनके बाकी सभी साथियों को जर्मन सैनिक पकड़कर ले जा रहे हैं। उन्हें लगा कि चट्टान के पीछे छिपकर वे बच निकलेंगे, लेकिन अगले ही पल एक जर्मन सैनिक तेजी से उसी चट्टान की ओर बढ़ने लगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसका साथी खुद बाहर निकल गया। बेबस और टूट चुका मॉस वहीं बैठा रह गया और देखता रहा कि उसका साथी धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गया। जर्मनों से बचने के लिए सतर्क मॉस तुरंत उठकर भागने लगा, लेकिन तभी तेज नजर वाले जर्मन कप्तान ने उसे देख लिया। मॉस फिर से छिप गया और अपनी जेब से पिस्तौल निकाली, लेकिन पानी में गिरने की वजह से वह खराब हो चुकी थी। उसने मजबूरी में पिस्तौल को पत्थर पर जोर जोर से मारकर ठीक करने की कोशिश की। फिर मौका मिलते ही पास आ रहे दो जर्मन सैनिकों पर गोली चला दी। दोनों को मार गिराने के बाद वह फिर भागने लगा। बाकी जर्मन सैनिक भी तुरंत उसके पीछे पड़ गए। भागते हुए मॉस के पैर में गोली लग गई, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना वह फिर उठकर दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से वह पीछा कर रहे सैनिकों से बच निकलने में सफल रहा, लेकिन फिर भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और लगातार भागता रहा। वह तब तक भागता रहा जब तक रात नहीं हो गई। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन तभी आसमान में रोशनी वाली फ्लेयर दागी गई। जर्मन सैनिक अभी भी उसकी तलाश में थे। पूरी तरह बच निकलने के लिए मॉस को मजबूर होकर बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतरना पड़ा। चारों तरफ फैली बर्फ में उसके पैरों के निशान छूट जाते, इसलिए पानी ही एकमात्र रास्ता था। जर्मन कप्तान अपनी टीम के साथ समुद्र किनारे तक पहुंचा, लेकिन वहां मॉस का कोई निशान नहीं मिला। उसने पानी में हाथ डाला। 30 सेकंड भी नहीं हुए थे कि उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो गईं। उसे यकीन हो गया कि मॉस इस बर्फीले पानी में मर चुका होगा, इसलिए उसने पीछा छोड़ दिया और अपनी टीम के साथ वापस लौट गया। लेकिन उसे क्या पता था कि मॉस अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और मजबूत शरीर के दम पर 2500 मीटर दूर तक तैरकर दूसरी ओर पहुंच चुका है। अब उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था, लेकिन ठंड से मरने से बचने के लिए वह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके पीछे पीछे चल रही हो और सामने फैली अनंत बर्फीली जमीन मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक उसी क्षण जब उसका शरीर पूरी तरह टूटने वाला था, जब वह गिरने ही वाला था, उसी क्षण उसे एक चमत्कार दिखाई दिया। उसने दूर पानी पर एक लकड़ी की नाव देखी जिसमें दो लोग मछली पकड़ रहे थे। वह पूरी ताकत से उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। किस्मत से उन लोगों में से एक दयालु महिला ने उसे अपने घर ले जाकर बचा लिया। इधर जो बाकी साथी उसके साथ किनारे पर उतरे थे, वे सभी जर्मन कप्तान द्वारा पकड़ लिए गए। खुश होकर कप्तान ने अपने वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल को रिपोर्ट दी कि सभी घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ एक घायल होकर पानी में कूदकर भाग निकला है, लेकिन इतनी ठंड में वह जरूर मर जाएगा। कप्तान को उम्मीद थी कि उसकी तारीफ होगी, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसे जमकर डांट लगाई, क्योंकि वह बहुत सतर्क और दूरदर्शी था। उसे डर था कि अगर वह आदमी जिंदा बच गया तो आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। उसने तुरंत आदेश दिया कि खोज का दायरा बढ़ाया जाए और इलाके के हर एक घर की बारीकी से तलाशी ली जाए। जैसा कि उसने सोचा था, मॉस ना तो मरा था और ना ही हार मानने वाला था। वह उस दयालु महिला की वजह से जिंदा बच गया। महिला के घर एक रात आराम करने के बाद अगले दिन उसके बेटे की मदद से मॉस फिर से नदी के उस पार पहुंच गया। वहाँ एक बुजुर्ग डॉक्टर रहते थे जो अब रिटायर हो चुके थे। मॉस को अपने पैर के घाव का इलाज करवाना था, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर घर पर नहीं थे। निराश होकर वह लंगड़ाते हुए वापस जाने लगा। तभी डॉक्टर की पत्नी ने उसे आवाज दी। असल में वह पहले एक नर्स रह चुकी थी। दयालु स्वभाव की उस महिला ने ध्यान से उसके घाव की सफाई की और पट्टी बांध दी, लेकिन जैसे ही पट्टी पूरी हुई उन्हें पता चला कि जर्मन सैनिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। घबराकर मॉस तुरंत पीछे की खिड़की से कूद गया और बिना समय गंवाए भागने लगा। जर्मन सैनिकों ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें मॉस का कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी सतर्क लेफ्टिनेंट कर्नल ने खोज जारी रखने का आदेश दिया और साथ ही एक क्रूर प्रयोग शुरू किया। वह यह जानना चाहता था कि क्या कोई इंसान 2500 मीटर तक उस बर्फीले पानी में तैरकर जिंदा बच सकता है। उसने पकड़े गए कैदियों को एक एक करके पानी में उतारा और स्टॉप वॉच से समय मापने लगा कि वे कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। नतीजा साफ था। सबसे ज्यादा समय तक भी कोई 8 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाया और उसके बाद वे हिलने डुलने लायक भी नहीं रहे। इतने कम समय में नदी पार करना नामुमकिन था। फिर भी लेफ्टिनेंट कर्नल को शक था कि कैदी कमजोर है, इसलिए आंकड़े सही नहीं हो सके। आखिरकार उसने खुद अपनी वर्दी उतारी और दृढ़ निश्चय के साथ ठंडे पानी में उतर गया, लेकिन उसकी मजबूत काया और लोहे जैसी इच्छा शक्ति भी उसे सिर्फ 15 मिनट तक ही संभाल पाई। और यही वह समय था। उस समय में भी वह दूसरी तरफ तैरकर पहुंच पाना नामुमकिन था। अपने खुद के प्रयोग के बाद जर्मन लेफ्टिनेंट कर्नल ने आखिर यह निष्कर्ष निकाला कि मॉस पिछली रात ठंडे पानी में मर चुका होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह घर के सामने खड़ा था, पीछे से एक अनजान आदमी तेजी से उसी ओर बढ़ रहा था। तभी संकट के उस पल में लड़की का पिता अचानक घर के अंदर से बंदूक लेकर बाहर आ गया। मॉस ने यह देखा तो तुरंत हाथ उठाकर घुटनों के बल बैठ गया और जल्दी जल्दी समझाने लगा कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि जर्मन सेना के खिलाफ लड़ने वाले एक गुप्त संगठन का सदस्य है। जब लड़की के पिता को पता चला कि मॉस एक सच्चा योद्धा है, तो उन्होंने तुरंत उसे घर के अंदर बुला लिया। भूख और ठंड से बेहाल मॉस ने वहाँ पेट भरकर खाना खाया। फिर उसे पता चला कि उसके बाकी सभी साथी जिन्हें जर्मन सैनिकों ने पकड़ा था, उन्हें गोली मार दी गई है। अब सिर्फ मॉस ही बचा था जो अब तक उनके हाथ नहीं लगा था। इसका मतलब था कि उनकी पूरी योजना पूरी तरह असफल हो चुकी है, क्योंकि
अकेला मॉस उस मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। लड़की के पिता ने उसे अपने घर में छिपने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन मॉस ने वहाँ से निकलकर स्वीडन जाने का फैसला किया। उसका इरादा था कि वहाँ से वह वापस यूनाइटेड किंगडम पहुँचे ताकि फिर से जर्मनों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सके। अगली सुबह लड़की के पिता की मदद से मॉस एक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हुआ। मछुआरे को जब उसकी असली पहचान पता चली तो उसने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि उसे खाना और कपड़े भी दिए। इतना ही नहीं, उसने अपना कीमती सी बोर्ड भी मॉस को दे दिया। पहले तो मॉस ने मना किया, लेकिन मछुआरे ने कहा कि यह तुम्हें नहीं बल्कि जर्मनों के खिलाफ लड़ाई को उसका छोटा सा योगदान है। यह सुनकर मॉस ने उसे स्वीकार कर लिया। इलाके से अच्छी तरह परिचित मछुआरे ने उसके लिए भागने का सबसे सुरक्षित रास्ता भी तय किया और उसे सीमा के करीब तक छोड़ आया। जब मॉस पानी में उतरकर किनारे जाने लगा तो दूसरा मछुआरा खुद पहले पानी में कूद गया और अपनी ताकत से मॉस को उठाकर किनारे तक पहुंचा दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर मॉस के कपड़े भीग गए तो इतनी ठंड में वे जल्दी सूख नहीं पाएंगे और उसका बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसे किनारे पहुंचाने के बाद वह खुद ठंड से कांपता हुआ तुरंत वापस नाव की ओर दौड़ पड़ा। ऐसे मौसम में गीले कपड़े पहनना मानो बर्फ के डिब्बे में बैठने जैसा था। मछुआरों को अलविदा कहकर मॉस तुरंत अपनी भागने की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह एक जर्मन चेक पोस्ट पर पहुंच गया, क्योंकि जर्मन लेफ्टिनेंट कर्नल को यकीन था कि मॉस मर चुका है, इसलिए वहाँ की जांच उतनी सख्त नहीं थी। मॉस ने खुद को एक स्थानीय सी करने वाले व्यक्ति की तरह पेश किया और बड़ी आसानी से जांच से बचकर निकल गया। चेक पोस्ट पर मौजूद जर्मन सैनिकों को पार करते ही घबराहट में डूबा मॉस अचानक फिसलकर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उसकी इस गिरावट ने सैनिकों का ध्यान नहीं खींचा। वह तुरंत उठकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक सतर्क जर्मन अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। अगले ही पल उसने मॉस को रोक लिया। पहले से ही डरा हुआ मॉस अंदर ही अंदर कांप उठा। वह पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कहीं उसकी असली पहचान उजागर न हो जाए। लेकिन राहत की बात यह थी कि अधिकारी ने सिर्फ उसकी गिरी हुई टोपी उठाकर उसे वापस दी। मॉस ने जल्दी से टोपी पहनी, धीरे से धन्यवाद कहा और तेज कदमों से वहाँ से निकल गया। उधर जब जर्मन अधिकारी अपने कैंप की ओर लौट रहा था तो उसे अचानक मॉस का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी उसे याद आया कि उसने पहले मॉस की आधी तस्वीर देखी थी। उसे शक हुआ कि यही वही आदमी हो सकता है जिसे वह पहले पानी में मर चुका समझ रहा था। सतर्क होते ही उसने तुरंत एक युद्धक विमान को बुलाया और मॉस के भागने की दिशा में खोज शुरू कर दी। जैसे ही विमान आसमान में दिखा, मॉस पूरी तरह निराश हो गया। वह बिना कुछ सोचे समझे भागने लगा और विमान ने भी बिना देरी किए उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। किस्मत से मॉस उन गोलियों से बच गया और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता रहा। विमान उसके ऊपर मंडराता रहा, लगातार उसका पीछा करता हुआ। तभी अचानक पहाड़ों में हिमस्खलन एवलांच आ गया और मॉस बर्फ के नीचे दब गया। कुछ देर चक्कर लगाने के बाद जर्मन विमान वापस लौट गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मजबूत इरादों वाला मॉस अभी भी जिंदा है। काफी संघर्ष के बाद वह बर्फ के ढेर से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। दूसरी ओर जर्मन लेफ्टिनेंट कर्नल को जब यह खबर मिली तो उसने फिर भी लापरवाही नहीं बरती। उसने तुरंत अपने सैनिकों को हिमस्खलन वाली जगह पर भेजा ताकि मॉस का कोई सुराग मिल सके। काफी तलाश के बाद उन्हें सिर्फ उसका बैग और टूटी हुई सी मिली, लेकिन मॉस की लाश नहीं मिली। तेज दिमाग वाले अधिकारी को समझ आ गया कि मॉस जर्मन इलाके से निकलकर स्वीडन पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने फिर से सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। इधर ठंड और थकान से टूट चुका मॉस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह एक छोटे से नाले को भी पार नहीं कर पा रहा था। वह उसमें गिर पड़ा और बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कड़ाके की ठंड के कारण उसके पैर मानो बर्फ बन गए थे। अब उसकी चेतना भी डगमगाने लगी थी, जैसे उसका शरीर बस एक चलती हुई लाश बन गया हो। फिर भी वह एक एक कदम घसीटते हुए आगे बढ़ता रहा। उधर जर्मन सैनिक उससे पहले ही उस गांव में पहुंच गए थे जहां मॉस पहुंचने वाला था और उन्होंने सख्त तलाशी शुरू कर दी। तलाशी खत्म करके जैसे ही वे जाने वाले थे तभी एक लड़की ने दूर जंगल में एक परछाई देखी। कोई आदमी लंगड़ाते हुए गांव की ओर आ रहा था। वह समझ गई कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी जर्मन सैनिक तलाश कर रहे हैं, लेकिन जर्मनों से नफरत करने के कारण उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप यह बात अपने भाई को बताई। दोनों भाई बहन वहीं खड़े होकर बेचैनी से इंतजार करने लगे कि जर्मन सैनिक पूरी तरह चले जाएं। उसी समय दूर से आता हुआ मॉस सीधे उनके पड़ोसी के घर में घुस गया। जैसे ही जर्मन सैनिक वहां से हटे, दोनों भाई बहन तुरंत भागते हुए अपने पड़ोसी के घर की ओर दौड़ पड़े।